नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोक वर्ल्ड अफेयर में, जहां हम लाते हैं दुनिया के हर बड़े मुद्दे की सच्चाई, फैक्ट्स और डेटा के साथ। चाहे यूजीसी का नया कानून हो, ओबीसी एससी एसटी छात्रों के अधिकार हों या कोई भी सामाजिक राजनीतिक बहस, हम बिना पक्षपात के सिर्फ सच दिखाते हैं। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 की। और सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है जो कई लोग कर रहे हैं। ये कोई नया एक्ट नहीं है जो 1956 के यूजीसी एक्ट की जगह ले रहा हो। ये बिल्कुल अलग चीज है। बिल्कुल, और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एक्ट जो होता है वो एक कानून है जिसे संसद बनाती है। वो पूरे सिस्टम का, आप कह सकते हैं, एक ढांचा तय करता है, जबकि रेगुलेशंस उसी एक्ट के तहत बनाए गए नियम होते हैं। इन्हें लागू करने वाली बॉडी, मतलब इस केस में यूजीसी, बनाती है ताकि एक्ट के जो उद्देश्य हैं उन्हें जमीन पर उतारा जा सके। अच्छा, तो ये 2026 के जो रेगुलेशंस हैं, ये 1956 के एक्ट के तहत ही बने हैं और इनका एक ही मकसद है, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव से निपटना। और जैसा कि आपने बताया, ये सिर्फ सलाह नहीं दे रहे हैं, इस बार बात उससे कहीं आगे है। हाँ, इस बार ये संस्थानों पर कुछ ठोस जिम्मेदारियां डाल रहे हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव है। ये नियम हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कुछ ढांचे बनाने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, यानी समान अवसर प्रकोष्ठ, एक इक्विटी कमेटी, एक 24x7 हेल्पलाइन और तो और मॉनिटरिंग स्क्वाड भी। और इन सब का काम क्या होगा? इन सब का मुख्य काम होगा एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जो जाति आधारित शिकायतें आती हैं, उन्हें सुनना, उनकी सही से जांच करना और उन पर कार्रवाई करना। और इस बार, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ सलाह नहीं है, पालन न करने के नतीजे भी बिल्कुल साफ है। मतलब अब संस्थानों की जवाबदेही तय की गई है। अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता तो उन पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है या उन्हें यूजीसी की योजनाओं से बाहर किया जा सकता है। और सबसे सख्त कदम, उनकी डिग्री देने की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। ये तो काफी सख्त कदम है। बहुत सख्त। और शायद इसी सख्ती की वजह से एक तबके में इसकी जो प्रतिक्रिया हुई वो भी उतनी ही तेज थी। और यहीं से ये पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। जैसे ही ये नियम आए, सामान्य वर्ग के छात्रों के एक हिस्से ने विरोध करना शुरू कर दिया। उनका जो मुख्य दावा था वो ये था कि ये नियम एक तरफा हैं। मतलब सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों की बात करते हैं। हाँ, और इसका उनके खिलाफ गलत इस्तेमाल हो सकता है। मामला इतना बढ़ा कि सिर्फ मेरे ख्याल से 2 हफ्तों के अंदर ही 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी। और कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि ये अस्पष्ट है और इनका दुरुपयोग हो सकता है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि जिन नियमों को इतनी जल्दी रोक दिया गया, उन्हें लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या जमीन पर हालात वाकई इतने खराब थे कि यूजीसी को इतने सख्त कदम उठाने पड़े? इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। इसके पीछे का जो इतिहास और आंकड़े हैं, उन्हें देखना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये कोई अचानक से तो नहीं हुआ होगा, इसकी एक पूरी पृष्ठभूमि है। बिल्कुल। ये जो नियम है, ये यूजीसी के 2012 के भेदभाव विरोधी दिशा निर्देशों का ही एक विकसित रूप है। लेकिन 2012 के वो जो नियम थे, वो सिर्फ सलाह के तौर पर थे। उनमें कोई कानूनी ताकत नहीं थी। मतलब संस्थान चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। अच्छा, असली मोड़ तब आया जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। और ये याचिका रोहित वेमुला, जिनकी 2016 में दुखद मृत्यु हुई थी, और पायल तड़वी, जिनकी 2019 में मृत्यु हुई, उनकी माताओं ने दायर की थी। दोनों ही मामलों में जातिगत उत्पीड़न के इतने गंभीर आरोप थे कि पूरा देश हिल गया था। और इन्हीं त्रासदियों के बाद कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। हाँ, कोर्ट ने महसूस किया कि कैंपस में छात्रों की सुरक्षा के लिए सिर्फ सलाह देना काफी नहीं है। जनवरी 2025 में बढ़ती शिकायतों और आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए कोर्ट ने यूजीसी को अपने पुराने दिशा निर्देशों को अपडेट करने का आदेश दिया, उन्हें कानूनी रूप से मजबूत बनाने को कहा। और ये 2026 के रेगुलेशंस उसी आदेश का नतीजा है। तो चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र कोर्ट ने भी किया। जो डेटा यूजीसी ने खुद संसद और सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है, वो आंकड़े वाकई
चौंकाने वाले हैं। ये सिर्फ चौंकाने वाले नहीं हैं, ये बहुत परेशान करने वाले हैं। डेटा के मुताबिक हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाति आधारित भेदभाव की जो शिकायतें थी वो 2019-20 में 173 थी और 2023-24 तक आते आते ये 378 हो गई। ये सीधी सीधी 118.4% की बढ़ोतरी है। एक मिनट, लेकिन क्या ये आंकड़े बढ़ती जागरूकता को भी नहीं दिखा सकते? हो सकता है कि भेदभाव पहले भी उतना ही हो रहा हो, बस अब छात्र शिकायत दर्ज कराने में ज्यादा हिम्मत दिखा रहे हैं। क्या सिर्फ शिकायतों के बढ़ने से इतने सख्त कानून की जरूरत साबित हो जाती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और हाँ, बढ़ती जागरूकता इसका एक हिस्सा जरूर है। अनिल चमाड़िया जैसे विशेषज्ञ भी यही मानते हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। 2019 की आईआईडी दिल्ली की एक स्टडी बताती है कि 75% वंचित जातियों के छात्रों ने माना कि उन्होंने कैंपस में किसी न किसी तरह के भेदभाव का सामना किया है। मतलब ये सिर्फ दर्ज शिकायतें नहीं हैं, ये छात्रों का अनुभव है। बिल्कुल। तो अगर जागरूकता बढ़ भी रही है तो वो एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या की सतह को ही उजागर कर रही है। और इसके जो परिणाम हैं वो सिर्फ भेदभाव तक ही सीमित नहीं है। जो सबसे भयावह तस्वीर दिखती है वो आत्महत्या के आंकड़ों में है। बिल्कुल। और ये आंकड़े सुनकर एक पल के लिए रुकना जरूरी है। ये सिर्फ प्रतिशत नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो हमारे कैंपस में खत्म हो गई हैं। राज्यसभा में पेश किए गए डेटा के अनुसार 2019 से 2023 के बीच आईआईटीज में 31 आत्महत्याएं हुईं। उनमें से 17 यानी लगभग 55% एससी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक समुदायों से थे। 55%। और एनआईटीज में ये आंकड़ा और भी ज्यादा 59% था। ये जो असमानता है ये दिखाती है कि इन समुदायों के छात्रों पर दबाव कहीं ज्यादा है। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि कैंपस में एक सुरक्षित और एक सपोर्टिव माहौल की कितनी सख्त जरूरत है। और इन नए रेगुलेशंस में एक और खास बात है, ओबीसी छात्रों को साफ तौर पर शामिल करना। ये पहले के ड्राफ्ट्स में उतना क्लियर नहीं था। हाँ, और इसका भी आधार डेटा में ही है। यूजीसी के 2024 के डेटा के अनुसार सिर्फ एक साल में ओबीसी छात्रों की शिकायतों में 53% की बढ़ोतरी हुई थी। ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ एससी, एसटी समुदायों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। तो आंकड़े और जरूरत तो साफ दिख रही है। ऐसे में इन नियमों के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? सबसे बड़ा तर्क तो ये लगता है कि ये हमारे संविधान की जो समानता की भावना है उसे जमीनी स्तर पर लागू करने की कोशिश है। बिल्कुल। अनुच्छेद 14, 15, 46 ये सब समानता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं और ये नियम उसी दिशा में एक ठोस कदम है। ये अब तक की सलाह को एक ठोस, जवाबदेह कानून में बदलते हैं। और जब 2019 से 2024 के बीच 704 विश्वविद्यालयों से 1600 भेदभाव की शिकायतें आती हैं, तो ये साफ हो जाता है कि सिर्फ सलाह से काम नहीं चलने वाला। AIOBSKA यानी ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन जैसे राष्ट्रीय संगठनों ने इसे ओबीसी छात्रों के संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका मानना है कि ये सालों से चली आ रही एक जरूरत को पूरा करता है। और एक और बात जो सामने आती है वो ये है कि ये नियम सिर्फ सजा देने वाले नहीं हैं, इनमें बचाव और सहायता का भी एक पहलू है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें काउंसलिंग, मेंटरिंग और मॉनिटरिंग का भी प्रावधान है और इसका सीधा उद्देश्य है ड्रॉप आउट रेट को कम करना। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। AISHE 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक SC/ST छात्रों की ड्रॉप आउट दर 21% है और सामान्य वर्ग की ये दर 14% है। तो ये 7% का फर्क सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के भविष्य में एक लीक हुए पाइप की तरह है जहां से हमारा टैलेंट बर्बाद हो रहा है। अगर ये नियम उस लीकेज को थोड़ा भी बंद कर पाते हैं तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमें कुछ दिलचस्प पैटर्न मिलते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च यानी NBER की स्टडीज बताती हैं कि अमेरिका के अफर्मेटिव एक्शन कानूनों ने, जो एक तरह से भारत के आरक्षण और भेदभाव विरोधी कानूनों जैसे ही हैं, उन्होंने कैंपस में पूर्वाग्रह को 15 से 20% तक कम किया। तो ये तर्क दिया जा सकता है कि भारत में भी इस तरह का एक मजबूत कानून असमानता की जड़ों पर प्रहार करके समाज में एकता को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन जब ये नियम जमीन पर उतरने वाले थे तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आने लगी, और वो कहानी डर और बंटवारे की थी। कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। हाँ,
और यहीं पर ये मामला बहुत बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है। आलोचकों का कहना है कि ये कानून अपने मौजूदा स्वरूप में समाज को जोड़ने की बजाय और ज़्यादा बांट सकते हैं। और इस सारी चिंता की जड़ एक शब्द की परिभाषा में छिपी है, जाति आधारित भेदभाव। नियमों में शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों के खिलाफ होने वाले भेदभाव के संदर्भ में किया गया है। इसका मतलब ये निकाला गया कि सामान्य वर्ग का कोई छात्र या शिक्षक अगर उसे अपनी जाति के कारण किसी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो वो इन नियमों के तहत शिकायत नहीं कर सकता। और इसी व्याख्या ने रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के डर को जन्म दिया। इसी डर ने दिल्ली, जबलपुर और लखनऊ में हुए विरोध प्रदर्शनों को हवा दी। प्रदर्शनकारियों की मुख्य आशंका यही थी कि इन नियमों का दुरुपयोग सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर तो कई वीडियो वायरल हुए जिनमें यही दावा किया गया कि यह कानून अगड़ी जातियों को परेशान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इन नियमों का इरादा अच्छा है, लेकिन क्या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का डर पूरी तरह से निराधार है? जब आप किसी एक समूह को विशेष कानूनी सुरक्षा देते हैं, तो क्या दूसरे समूह को असुरक्षित महसूस करना स्वाभाविक नहीं है? ये एक जायज चिंता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कानून का मकसद न्याय देना होता है, किसी एक समूह में असुरक्षा पैदा करना नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी रोक लगाते समय इसी अस्पष्टता का जिक्र किया था। हाँ, कोर्ट का मानना था कि परिभाषा साफ ना होने की वजह से और सुरक्षा का दायरा सीमित होने की वजह से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस का है। उन्हें लगता है कि नियमों में उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। उनका तर्क ये है कि जब सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को मान्यता दी है, तो भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा के मामले में उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? बिल्कुल, उनका कहना है कि भेदभाव सिर्फ जाति के आधार पर नहीं होता, आर्थिक स्थिति के आधार पर भी होता है और उन्हें भी एक सुरक्षा कवच मिलना चाहिए। कुछ आलोचकों का सुझाव यही है कि सच्ची समानता के लिए नियमों का दायरा सभी जातियों और वर्गों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि ये कानून भेदभाव के खिलाफ हो, न कि किसी एक समूह के पक्ष में। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? फरवरी 2026 तक सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार है। अगली सुनवाई मार्च में होनी है। इस बीच एक बड़ा बदलाव पर्दे के पीछे तैयार हो रहा है, HECI बिल, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल। हाँ, और अगर ये पास हो जाता है तो ये 2026 के मध्य तक यूजीसी की जगह ले सकता है। ऐसे में इन रेगुलेशंस का भविष्य और भी अनिश्चित हो जाता है। तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, यहाँ एक संतुलित समाधान की जरूरत है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि मजबूत नियमों की जरूरत तो है। शिकायतों का बढ़ना सिर्फ जागरूकता नहीं, बल्कि एक असल समस्या का संकेत है। इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। आगे का रास्ता शायद बीच का है। नियमों में संशोधन किया जाए। संशोधन कैसा? क्या बदलाव से स्वीकार्य बना सकते हैं? सबसे पहले जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को ज्यादा समावेशी बनाया जाए, ताकि ये हर उस व्यक्ति को सुरक्षा दे जिसे उसकी जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़े, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। दूसरा, दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े प्रावधान जोड़े जाएं। झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर सख्त कार्रवाई का नियम बनाया जाए। इससे कानून का मकसद भी पूरा होगा और किसी भी समुदाय में असुरक्षा की भावना भी नहीं पनपेगी। तो इस सारी बातचीत और इन सभी सोर्सेस को खंगालने के बाद ये तो साफ है कि डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे कैंपस में एक समस्या है। एक ऐसी समस्या जो ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के भविष्य और उनकी जिंदगियों को नुकसान पहुंचा रही है। ये नियम उस समस्या को हल करने की एक गंभीर कोशिश है। ये न्याय और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा, समाज को बांटने की कीमत पर नहीं। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए है, क्या निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का कोई ऐसा तरीका है जो सभी को एक साथ लेके चले, न कि उन्हें अलग अलग समूहों में बांटे? तो दोस्तों, आज हमने देखा यूजीसी रेगुलेशंस ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के लिए क्यों जरूरी हैं और क्या ये कानून आना चाहिए या नहीं। सच यही है, फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। क्या ये रेगुलेशंस लागू होने चाहिए या इसमें कुछ कमी है? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सच की तलाश जारी रखिए। ग्रोक वर्ल्ड अफेयर्स, जहां दुनिया के अफेयर आपके सामने खुले। नमस्कार, जय हिंद।